नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, अगर सरकार बनी तो भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी। जमीन बांटने का यह वादा क्या महागठबंधन के लिए गेम चेंजर हो सकता है? एक तरफ अमित शाह कहते हैं बिहार में बड़ी इंडस्ट्री के लिए भूमि नहीं है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा वादा किया है। यह अपने आप में राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। उन्होंने कहा है कि आरक्षित पदों का बैकलॉग पूरा किया जाएगा और हर साल इसकी रिपोर्ट जारी करेंगे। यही नहीं, नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में, आरक्षित पदों की नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल जैसी अवधारणा को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यह बेहद जरूरी वादा है। क्या इस वादे के सहारे तेजस्वी उस वर्ग तक पहुंच पाएंगे जिसके बड़े हिस्से पर नीतीश कुमार का प्रभाव माना जाता है? महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार के उन मुद्दों को साधने का प्रयास किया जिसे विकास की राजनीति में अब गैर जरूरी मान लिया गया है। इसमें सबसे ऊपर है हर उस परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने का वादा जिससे किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की। घोषणा पत्र में सबसे ऊपर यही है कि सरकार बन गई तो 20 दिनों के अंदर एक अधिनियम बनाएंगे, 20 महीने के भीतर हर घर से एक को सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी ने इस वादे पर सवाल उठाए हैं, हिसाब जोड़कर पूछा है कहां से पैसे लाएंगे, कैसे हर घर से एक को सरकारी नौकरी देंगे। इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को सबसे ऊपर लिखा है। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। जैसे जी बजट कहां से आएगा बोल रहा है एनडीए, ऐसा कहां से आएगा इसके लिए? हर घर से एक रोजगार की आप बात कह रहे हैं, उसी पर पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहां से आएगा, कहां से आएगा वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे और आप सब लोग इसका गवाह बनिएगा। तो पहले एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं, पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहाँ से लाएंगे। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा। घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखा गया है। घोषणा पत्र में पहले 4 मुद्दे रोजगार से जुड़े हैं। सरकारी नौकरी, जीविका दीदी को सरकारी नौकरी, संविदा को स्थायी नौकरी और अलग अलग सेक्टरों में कौशल और रोजगार की बात है। 5वां वादा है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का। एक तरह से तेजस्वी यादव या महागठबंधन फिर से यह चुनाव रोजगार के सवाल पर लड़ने जा रहे हैं और वादे कर रहे हैं कि सभी को 25 लाख तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने की बात की है। कहा है केंद्र पर दबाव बनाएंगे कि पूरे राज्य में मनरेगा मजदूरी 400 हो और काम के दिन 100 दिन की जगह 200 दिन हो। नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे काउंटर करने के लिए यह वादा किया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां किस्त वसूली के समय महिलाओं को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगी। इसके लिए उनकी सरकार कानून बनाएगी। ब्याज दरों पर नियंत्रण किया जाएगा। ताड़ी समाज को भी कानून के बंधनों से मुक्ति दी जाएगी। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है।
पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहाँ बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, आईटी पार्क, SEZ जैसे चीज़ें बिहार में खुले, वो चाहती है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, अच्छा शिक्षा में गुणवत्ता, लोगों को, बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, किसानों का आय दुगना हो, मजदूरों को राहत और सम्मान दे, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन मुक्त बिहार की जनता इस बार चाहती है। घोषणा पत्र को पढ़ते हुए लगा कि विपक्ष जनता की दैनिक परेशानियों पर समाधान पेश कर रहा है। सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलवाने का उच्च स्तरीय प्रयास का वादा किया गया है। यह पैसा आज भी सहारा के करोड़ों लाखों निवेशकों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। उनकी पूरी पूंजी डूब गई है। जिला अस्पतालों को बेहतर करने का वादा है। सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसा वादा है। शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला उनके गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में करने की नीति बनाई जाएगी। पंचायत तथा नगर निकाय में अति पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। इसी आरक्षण के कारण नीतीश कुमार को अति पिछड़ा वर्ग से व्यापक समर्थन मिलता है और इस वर्ग को प्रतिनिधित्व भी पंचायतों में मिला है। अब तेजस्वी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर उस वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार आने पर श्रम गणना करवाई जाएगी ताकि हर महीने श्रमिकों की आर्थिक सहायता की जा सके, उनके स्किल ट्रेनिंग पर काम हो सके। बिहार के किसान पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि यहाँ की मंडी व्यवस्था को जो ख़त्म कर दिया नीतीश जी ने, वो फिर से चालू हो, किसान को फसल की सही कीमत मिले, वो मांग यहाँ है। बिहार के बटाईदार अपने खेती की सुरक्षा के लिए, बटाईदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसमें है। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। इस गठबंधन के घोषणा पत्र में एक बड़ा मुद्दा और है। कहा गया है बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर कभी और विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे पर क्या बोलती है। क्या बीजेपी बौद्ध मंदिरों के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को दिए जाने का विरोध कर पाएगी? यही नहीं, महागठबंधन के घोषणा पत्र में वक्फ को लेकर कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। तेजस्वी जी का प्रण, तो मन में एक ही सवाल पहले आया कि ये महागठबंधन का प्रण नहीं है, ये तेजस्वी जी का प्रण है। पहले दिन जब प्रेस हुई थी, जिनको घोषणा की गई थी, तो राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। आज भी पूरे घोषणा पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुराई है? जिस दावे को पूरा करना ही नहीं है, जिनकी सरकार बनने वाली ही नहीं है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए।
उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हुए लगा कि उन्हें बेहतर तरीके से आलोचना पेश करनी चाहिए थी। एक सिरे से महागठबंधन के घोषणा पत्र को खोखला बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दलीलें, तर्क ऐसे होने चाहिए जिससे लगे कि बीजेपी किस आधार पर खोखला बता रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, लेबर सेंसस कराया जाएगा। क्या यह वादा इतना मुश्किल है कि नहीं लागू किया जा सकता? तेजस्वी यादव ने कहा, बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को दे दिया जाएगा। क्या यह ऐसा वादा है जो कोई सरकार नहीं कर सकती? तो कम से कम रविशंकर प्रसाद को ढंग से आलोचना करनी चाहिए थी, ताकि हमें भी बीजेपी का पक्ष विस्तार से रखने में आसानी हो। कम से कम जो लिखित दस्तावेज पेश किया गया है उसकी ठोस आलोचना उन्हें करनी चाहिए थी। ये खोखले दावों का पुलिंदा है, जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुराई है? जिस दावे को पूरा करना ही नहीं है, जिनकी सरकार बनने वाली ही नहीं है, तो दावा करने में क्या बुराई है? ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई रंग है न बदलाव का संकल्प है। तो बिहार की जनता भी समझती है। दो तीन बातें जो मुझे सबसे रोचक लगी, अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं है। अब आप बताइए, भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार का क्या टॉलरेंस है? विपक्ष के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जिनके यहां छापे पड़े, वही बीजेपी की तरफ चले गए। कुछ पार्टी में चले गए, कुछ गठबंधन के सहयोगी दलों में चले गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एक और मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने कथित रूप से संगीन आरोप लगाए, तो उनका टॉलरेंस क्या था? क्या रविशंकर प्रसाद जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए इन मंत्रियों के खिलाफ ईडी से जांच की मांग कर रहे थे? अगर उनके हिसाब से महागठबंधन का घोषणा पत्र एकदम ढकोसला है, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए और खुद से यह जज करना चाहिए कि उनकी इन बातों का क्या मतलब है, उससे क्या संदेश जाता है। एक बहुत रोचक बात मुझे कहने की इच्छा लगी। ऐसा बताया गया कि मंच पर कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे तेजस्वी के साथ में, कभी शायद बातचीत भी नहीं हुई, उनको भी लग रहा होगा कांग्रेस को सिर्फ तेजस्वी प्रण, क्या प्रण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रण, न राहुल गांधी का प्रण है, तो फिर तो ये तो कमाल है साहब, न महागठबंधन का प्रण है। हम तो एनडीए का मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, एनडीए का कार्यक्रम रिलीज करते हैं। जब आप शादी करते हैं, कोई भी समुदाय हो, तो घर खानदान देखते हैं ना, इनका अतीत कैसा रहा है, क्या रहा है, सब देखते हैं ना, तभी ना बेटी देते हैं या बहू लाते हैं। तो ये जो प्रण की बात कर रहे हैं, तो आपके पूर्व के प्रण का क्या हाल रहा है, ये तो हम सवाल पूछेंगे ना। 7.5 साल पिताजी मुख्यमंत्री, 7.5 साल माताजी मुख्यमंत्री, क्या हुआ 15 साल में देश जानता है। बिहार जंगल राज के खोखले बिल्कुल गड्ढे में डूब गया। इतना विकास करने के बाद नीतीश कुमार को चुनाव से पहले अलग अलग कैटेगरी में 19,000 करोड़ रुपए 1-2 महीने के भीतर बांटने की नौबत क्यों आई? लोग 20 साल में अगर बिहार के इतने अमीर हो गए थे, तो किसी के खाते में 1,000, किसी के खाते में 10,000 क्यों डाले गए? यह सवाल बड़ा है कि क्या तेजस्वी यादव अपने वादों को पूरा कर पाएंगे। इस पर ठीक से सवाल होना चाहिए, गंभीरता से तथ्य दिए जाने चाहिए। यह भी सवाल है कि इस तरह के घोषणा पत्र से क्या तेजस्वी यादव बीजेपी और नीतीश कुमार का मुकाबला कर पाएंगे। महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर बीजेपी ने कई पोस्टर जारी किए हैं। गठबंधन के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र कहा गया है। बीजेपी ने कहा है, जब खुद सरकार में थे तब सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाए।
बड़े बड़े वादों के नाम पर ढकोसला पत्र लेकर आए। इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं, बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। इन पोस्टरों को भी आप ध्यान से देखें और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी देखें। क्या इन पोस्टरों से कोई गंभीर आलोचना हो रही है या सतही तौर पर आलोचना पेश की गई है? जिस पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए का चंदा है, इस तरह के काम करने वाली बेहतरीन एजेंसियों को हायर करने की क्षमता है, उस पार्टी की तरफ से महागठबंधन के घोषणा पत्र पर इस तरह की आलोचना पेश की गई है। हमको लगता है एक बार आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो प्रैक्टिकल है वही इन सब चीज़ों को हम लोगों ने घोषणा की है, हम लोगों का प्रण पत्र इसलिए हम लोगों ने जारी किया है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन को लेकर कहा जा रहा था वह चुनाव में पिछड़ गया है, लेकिन घोषणा पत्र भी वही सबसे पहले जारी कर रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी। घोषणा पत्र जारी करने के बाद तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बीजेपी या एनडीए का घोषणा पत्र कहां है। यह भी साफ नहीं घोषणा पत्र आएगा या नहीं, लेकिन मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि 30 तारीख को एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो सकता है। तभी दोनों गठबंधनों के वादों की समग्र तुलना की जा सकेगी और बात होगी। तमाम तरह के मतभेदों की खबरों के बीच महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया। पहले के घोषणा पत्रों में भी इस तरह के मुद्दों के सहारे जनता तक विपक्ष ने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। क्या इस बार पहुंच पाएंगे? आने वाले दिनों में इस पर बातें होती रहेंगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।